इंडिया शुड रिकंसीडर ज्वाइनिंग RCEP। वर्ल्ड बैंक ने कुछ डाटा रिलीज किया और उसमें बोला कि इंडिया को एक बार सोच लेना चाहिए कि उनको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइम्स में आ रखा था आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें होंगी कवर। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने ऐसे क्यों कहा कि इंडिया को ये दोबारा से ज्वाइन करना चाहिए। देन इंडिया अभी भी मना ही कर रहा है कि हम नहीं इसको ज्वाइन करने वाले, तो ऐसा क्यों है। एंड तीसरा जो आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट RCEP एंड आपकी उसके मेंबर्स। तो इसके थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी और जिसमें बोला गया कि इंडिया को दोबारा से सोच लेना चाहिए कि RCEP ज्वाइन कर लिया जाए। एक इंडियन थिंक टैंक है, नीति आयोग वगैरह जैसे, ये सोचते हैं लोग और फिर जो भी इनके ऊपर कमेंट्स आए होते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज पे तो उसका आंसर करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक की अजम्पशन हमें ठीक नहीं लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता क्या है। तो इसमें पहले तो टोटल मेंबर्स याद रख लेना। टोटल मेंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे 15। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देख लो, पहले मैप पे चलते हैं, ये वाली आ जाएंगी। आशियान आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो टोटल है ये 10। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सुने हैं ना ये कंट्रीज। तो ये हैं 10 मेंबर्स। म्यांमार से शुरू हो जाओ, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रूनी। तो ये आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाएंगी। 10 तो ये हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी में कुछ एडिशन होगी बाकी कंट्रीज की, इससे चेंज करना ही भूल जा रही हूँ। तो इसी में 5 और कंट्रीज ऐड हो जाती हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, नीचे चले गए आप, फिर आ जाता है जापान, एक आता है न्यूजीलैंड, देन साउथ कोरिया, एंड फाइनली जायंट एक्सपोर्टर दैट इज चाइना। तो यहाँ पे हो जाएंगी 15 कंट्रीज। 10 आ गई आशियान की एंड 5 कंट्रीज आपकी कौन कौन सी आ गई, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था वो 2017 के आसपास पूछा गया था, तो दोबारा से न्यूज़ में आ गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो RCEP पहले बताया गया है कि 10 एशियन कंट्रीज आ जाएंगी, देन 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स आ जाएंगे, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नाउ टर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ड्यूटीज भी लगती है जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाता है। बहुत कम कंडीशंस होती हैं ऐसे कि 0% ही कर दिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसकी रिडक्शन कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50% ड्यूटी लग रही थी तो उसको अब रिड्यूस करके 5% रख दिया, 10% रख दिया, ताकि ट्रेड एक्सपेडाइट हो सके और फास्ट हो सके। तो ये चीज़ें कर दी जाती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जैसे आपने नाफ्ता सुना है, नाफ्ता के बारे में, NAFTA। तो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएगा, ये आ गया। नॉर्थ अमेरिका, 3 इन्वॉल्व हैं इसमें, कौन कौन, कनाडा, US और मैक्सिको। ठीक है, तो ये कंट्रीज आ जाती हैं इसके अंदर। वैसे ही एक और है, दैट इज साफ्ता। साफ्ता में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड साउथ एशियन कंट्रीज, अमेरिकन नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। नाउ बात कब से शुरू हुई RCEP की, तो 19th एशियन एक मीटिंग होती है नवंबर 2011 में, और फिर फर्दर उस नेगोशिएशन को एक्सटेंड किया जाता है 2012, फिर आगे चल के एक और समिट होता है 21st एशियान समिट। इस तरह से ये बातें चलती रहती है, पर साइन हुए जाके 2022 में। ठीक है, पर यहाँ पे इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, ऑल्दो नेगोशिएशंस जितनी भी हुई उनमें पार्टिसिपेशन जरूर करी थी, पर कभी भी ऐसे नहीं बोला कि हाँ हम इसके मेंबर बनेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया का अगर 64% ट्रेड डेफिसिट आप देखोगे तो वो इन्हीं नेशंस की वजह से है, जो आपके आशियान आगे और बाकी के आपने 5 कंट्रीज पढ़े। नाउ ट्रेड डेफिसिट क्या है, इंपोर्ट तो बहुत सारा कर रहे हैं हम, पर एक्सपोर्ट कम है, बहुत कम है, तो हम चल रहे हैं अराउंड 64% ट्रेड डेफिसिट पे, दैट इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, अब देखते हैं एक कंडीशन, यहाँ पे ऑटो ट्रिगर लिखा है और रूल ऑफ ओरिजिन लिखा है।
अब इंडिया, आपको पता है ना स्टील के बारे में, हम इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉस्टिंग इतनी रिड्यूस करके देता है हमें। आपने डंपिंग टर्म एक पढ़ी थी, याद है? डंपिंग का क्या मतलब होता है अगर जनरली देखें? किसी चीज़ को डंप कर दिया, ऐसे फेंक दिया, मतलब इन शॉर्ट। तो चाइना क्या करता है, ऑल्दो स्टील इंडस्ट्रीज तो इंडिया की अपनी भी है, ठीक है, पर चाइना क्या करता था, ये पुरानी स्टोरी आती है, अभी भी करते हैं, पर अभी आपने सुनी होगी एक न्यूज़ की, एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई थी इंडिया ने कि चाइना जो भी चीज़ें डंप कर रहा है उसके ऊपर चेक रखा जाए। पर एक सिनारियो समझो अभी, ये आपका इंडिया आ गया, इधर चाइना आ गया। चाइना ने मैन्युफैक्चर किया स्टील, ठीक है, स्टील को मैन्युफैक्चर किया। अब इन्होंने देखा कहाँ पे हम इसको अच्छे से सेल कर सकते हैं, तो फेवरेट कंट्री अगेन इंडिया आ जाएगा। यहाँ से क्या किया, मान लो 10,000 टन्स ऑफ स्टील बनाया, कितना भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, और इंडिया ने ऑर्डर करा और चलो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखो अगर चाइना के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाता है, फिर क्या होगा? अगर चाइना के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, फिर क्या होगा? चाइना और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज़्यादा लो कॉस्ट पे उसको बेचेगा, और अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना भी होगा उसको उसी में कंपनसेट कर लेगा। तो इंडिया देख रहा था ये सारा कि चाइना डंपिंग कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। देन इंडिया ने डिसाइड किया आरसीईपी तो हम ज्वाइन नहीं करने वाले। फिर उसके बाद क्या हुआ, म्यांमार है इधर साइड में कंट्री, दिस इज म्यांमार। अब इंडिया ने पॉलिसी फॉलो करी ऑटो ट्रिगर की। ऑटो ट्रिगर में क्या किया, लिमिट लगा दी। लिमिट में क्या बोला, जैसे अभी 10,000 टन परचेज कर रहा था, यहाँ पे बोल दिया कि इतनी अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल पड़ेगा। पर अगर इससे 5 भी एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 5,000 टन का भी ऑर्डर है, तो फिर ड्यूटी लगेगी, पूरे की ड्यूटी लगेगी। फिर 15,000 टन जितना भी आप हमें एक्सपोर्ट करके दे रहे हो उस पर पूरी की पूरी ड्यूटी लगेगी। अब चाइना ने देखा कि म्यांमार के साथ तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब ये क्या करते थे, 10,000 यहाँ से डायरेक्ट रूट से भेजेंगे एंड 5,000 कहाँ पे रख देते थे, म्यांमार के पास। अब जब म्यांमार इधर सेंड करेगा तो इनका जो मार्जिन था वो वैसे ही सस्टेन रह गया। इसी वजह से आरसीईपी इंडिया ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि इसको हम ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं चाइना की मोनोपोली हो रही थी। फिर उसके बाद अगर अदर मेंबर्स को देखें, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, देन न्यूजीलैंड, किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा, डेयरी एंड फार्मिंग आ जाएगा, एग्रीकल्चर वाला भी, एंड दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, पर अगर पॉपुलेशन देखोगे उस कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत कम है, इनके पास सरप्लस में चीज़ें बच जाती हैं। अगेन नज़दीक का मार्केट एक ही इनको भी मिल रहा है, इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी जितने भी हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक ने तो बता दिए, पर इंडिया बोलेगा कि इनडायरेक्टली बोल रहे हो आप सारी बातें, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर हुआ भी तो इम्पोर्ट से होगा, और इम्पोर्ट से हुआ तो क्या कॉज होगा वहाँ पे, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, ये सिनारियो आया समझ? अब यहाँ पे एक और पॉलिसी दिखेगी आपको, दैट इज रूल ऑफ ओरिजिन। चाइना को बोला कि आप ना अपनी प्रोडक्ट्स ऐसे म्यांमार के थ्रू हमें सेल कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, जहाँ पे चीज़ बनी है उसी कंट्री से आनी चाहिए, रूल ऑफ ओरिजिन। फिर चाइना ने स्टेप बैक ले लिया। जब तक ऑटो ट्रिगर वाली चली थी, जहाँ पे लिमिट सेट करी हुई थी कि इस लिमिट के बाद हम ड्यूटी इम्पोज करेंगे, उसके बाद बोला कि ये रूल ऑफ ओरिजिन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे पहले चाइना भी मना रहा था इंडिया को कि आपको ये आरसीईपी में आना चाहिए, मेंबर बनना चाहिए, पर इसके बाद जो है चाइना ने मना कर दी थी कि ऐसे तो नहीं चलेगा। डन जी, स्टोरी क्लियर। अब देख लेते हैं प्रोविजंस, वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले तो आरसीईपी वही चीज़ें, 30% अगर देखोगे आप वर्ल्ड की जीडीपी में तो इनका कंट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, 2.27 बिलियन तक मिल जाएगी। एक्सपोर्ट वैल्यू देखोगे तो 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक की मिल जाएगी। नाउ वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या एनालिसिस दी है कि इंडिया को क्यों रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर बनना चाहिए। सबसे पहले तो इनकम गेन्स बोले हैं। अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आप आरसीईपी को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको लगभग $60 बिलियन एनुअली फायदा देगा, और अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो आपका लॉस भी होगा, कितना, $6 बिलियन। ठीक है, $6 बिलियन तक का लॉस होगा। मतलब अगर ज्वाइन किया तो 60 बिलियन बोला है, और अगर नहीं करते हैं तो लॉस पता है कि लगभग $6 बिलियन का होगा। अब ये जब लॉस होगा या गेन होगा पर्टिकुलरली, तो आपके रॉ मटेरियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड है। एक्सपोर्ट ग्रोथ पे बोला है
कि ये जो कंट्रीज़ हैं आपकी साउथ ईस्टर्न नेशंस जितने भी आगे, वहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो चीज़ें। पर अगेन हम देखते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बोली कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो बाकी ने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही रखे हैं। इवन इंडिया के हम नेबरहुड्स देखें अगर, बांग्लादेश में तो खैर टर्मोइल आ गया तो उसका हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पर श्रीलंका, बांग्लादेश एज वेल एज श्रीलंका दोनों ने बोला था कि हम RCEP को ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी ज्वाइन नहीं किया है पर वो चाहते हैं। अब इंडिया के तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट हैं। अगेन ये इस तरफ को जब जाएंगे तो चाइना के इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने वो चीज़ भी बोली है कि आपको अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ पे भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। डेनियल ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, अब इस पे फोकस करा गया है कि RCEP कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो अराउंड $186 बिलियन जो है वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है अगर इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप भी आ सकते हो एंड कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। और मेजर बेनिफिशियरी कौन कौन है? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया ज्वाइन भी नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा बोला गया है ट्रेड डाइवर्जन रिस्क। अभी यहाँ पे क्या है कि इंडिया की अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे कॉरिडोर्स बन रखे हैं, जैसे INSTC याद है इसकी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसके अलावा आपने सुना होगा भी रिसेंट हमने UAE के साथ भी FTA साइन कर दिया है। तो इंडिया का रुझाव थोड़ा सा डिफरेंट कंट्रीज की तरफ है फॉर द केस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक कि हो सकता है कि ट्रेड का डाइवर्जन आप ये जो कर रहे हो ना दूसरी कंट्रीज की तरफ, इससे क्या पता आपकी इकोनॉमी ही रिस्क में आ जाए। तो ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है, अभी इंडिया ने कुछ नहीं बोला इस केस में। पोटेंशियल न्यू मेंबर्स बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इन्होंने बोला है कि वी विल ऑल्सो ज्वाइन RCEP। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं इंडिया को कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है दैट यू शुड ज्वाइन RCEP। डन इतना? ओके ठीक है। अब बोला गया कि आपके एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन मतलब विभिन्नता नहीं है। ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं पर हमारे प्रोडक्शन तो खूब है पर कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बोला है थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। देन डाइवर्सिफिकेशन कैन बी अचीव। थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव, अगेन कौन सी मार्केट आ गई? सेकेंडरी मार्केट। और 2047 का अगर गोल देखें वहीं से उठाई हुई है ये। 2047 में हमने बोला है विकसित भारत बनने के लिए, जिसमें अभी एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि हमें अपने सेकेंडरी जो सेक्टर है इकोनॉमिक पे उस पर भी बूस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आ गई। तो टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर एंड फुटवेयर, इंडिया का कितना शेयर था इन फील्ड्स के अंदर सेकेंडरी जो ये प्रोडक्ट्स हैं? तो लगभग 0.9% था 2002 में, 4.5% था 2013 में, और अब अगर देखोगे तो रिड्यूस होके कितना बचा है? 3.5%। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है अपने ट्रेड के लिए तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अगेन RCEP। बैलेंसिंग लिबरलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म, इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट LPG रिफॉर्म्स जो आते हैं आपके 1990s के, उसी पे अभी तक फोकस्ड है। एंड इवन इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं क्योंकि हमें लॉजिस्टिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। नाउ लॉजिस्टिक्स इज आपका ट्रांसपोर्ट। तो बड़ी सारी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज आर देयर कि ट्रेड जो है वो इजीली हो सके। तो वो चीज़ें हैं बट स्टिल यहाँ पे एक एनालिसिस दी थी जो कि वर्ल्ड बैंक थी। नाउ डेटा सारा याद मत करना, जितना याद रहे उतना। यहाँ पे वही बताया है कि आप UAE हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। इवन क्रिटिकल मिनरल्स के केस में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। तो अगेन वही बोल रहा है ये कि ट्रेड रिस्क हो सकता है इन चीज़ों से। आप दूर की कंट्रीज को देख रहे हो। फिर यहाँ पे ये बोल दिया जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इतनी सारी पार्टनरशिप्स हैं देन यू शुड ज्वाइन RCEP। पर अगेन घूम फिर के वही बात आ जाएगी, वो भी कहाँ पे डिपेंडेंट है? चाइना के ऊपर। सबसे ज़्यादा मिनरल्स हो गए, टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ पे कौन सी कंट्री के अंदर आपको वो मिलेगी? चाइना। इवन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जब भी अपने मिनरल्स को चेंज करवा के उसकी कोई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी होती है तो अगेन किस पे जाते हैं? चाइना। इंडिया के लिए बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तरह से मार्केट ओपन अप हो जाएगा फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। नाउ इंडिया क्यों मना कर रहा है कि वाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस RCEP, क्यों रिकंसीडर नहीं कर रहा? तो सबसे पहले तो फ्लॉड अजम्पशन इन वर्ल्ड बैंक सजेशन, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी पूरी की पूरी ये एनालिसिस दी, इनके अकॉर्डिंग ये बस ऐसे ही है, फ्लॉड अजम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। $60 बिलियन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर हुआ भी तो इससे ट्रेड इम्बेलेंस होगा क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया, वो ड्यूटी तो नहीं लगेगी, पर जैसे बिजनेस होता है वैसे कंट्रीज को पता होता है अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे सस्टेन करके रखना है, तो वो चीज़ जो है वो ट्रेड को ही इम्बेलेंस करेगी। ट्रेड डेफिसिट, तो एक डेटा भी देखा 64% हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज बिकॉज ऑफ SEA, दैट इज साउथ ईस्टर्न नेशंस। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। देन यहाँ पे एक डेटा भी दे रखा है कि चाइना के साथ अगर देखें तो पहले था 81.7 2020 में, अब वो इंक्रीज हो चुका है 135.6 बिलियन तक। तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फिर से डंपिंग वाली प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगी। अभी इनडायरेक्टली होती है डंपिंग्स, पर फिर डायरेक्टली हो जाएंगी, तो वो चीज़ है। अगर जापान के साथ देखें, अब देखो जापान का भी ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ऑल्दो डेवलप्ड कंट्री है, बट स्टिल आप देखोगे यहाँ पे भी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। कितना चल रहा है? 2020 में था $22.5 बिलियन, और 2023 में देखोगे तो 41.3, यानी कि जापान भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम चाइना। तो ये एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। साउथ कोरिया भी ट्रेड डेफिसिट फील कर रहा है, फील नहीं कर रहा है, फेस कर रहा है विथ चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 2024। अभी फर्स्ट टाइम ही किया है, बट स्टिल ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे भी आ चुका है। देन ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना सेंट्रिक सप्लाई, आपने एक टर्म सुनी होगी दैट इज चाइना +1। सुनिए ये क्या मतलब है इसका? कि ये जो ओवर डिपेंडेंसी हो रही है थ्रू आउट द नेशंस, यूएस, हमने जब मिनरल्स वाला आर्टिकल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो टेक्नोलॉजी है किसके पास अच्छी है? चाइना के पास। तो इवन वो भी अपनी चीज़ें यहाँ पे भेज रहे हैं, तो इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है। +1 का मतलब है कि एक और ऑल्टरनेटिव अपने पास होना चाहिए, कि अगर चाइना के पास अपने कोई चीज़ बनवानी नहीं है तो यू शुड हैव वन ऑप्शन एटलीस्ट। तो चाइना +1 एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गए। ऑल्दो आप देख सकते हो डेवलप कंट्रीज की भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऑन चाइना। तो यही चीज़ है, कोविड-19 के बाद ये ज़्यादा इंक्रीज कर गई। अनफेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है, जहाँ पे मोनोपोली होगी वहाँ पे अनफेयर कॉम्पिटिशन आएगा, इनइक्वालिटी राइज करेगी। यहाँ पे इंडिया का बताया है कि इट विल इंक्रीज अप टू $85 बिलियन। 2023 से अगर 2024 तक देखोगे तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो लगभग $85 बिलियन तक चला जाएगा। दैट इज अ ह्यूज नंबर। अब इसके बाद बोला गया क्या इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं? तो हैं, सभी के साथ ही हैं ऑलमोस्ट। चाइना और न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के साथ हमने कहीं ना कहीं FTA साइन करके रखा हुआ है। देन चाइना +1 स्ट्रैटेजी, तो इंडिया का जो फोकस है वो चाइना +1 पे भी है। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो बाकी कंट्रीज़ की, इंक्लूडिंग अस।